प्यारे दोस्तों, इनर ब्लिस संघा के इस चैनल में हृदय से आपका स्वागत है। सुकून भरी गहरी नींद के लिए आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी सी प्रेरणादायक कहानी। हमारा अभिप्राय है कि आप इस प्यारी सी कहानी को सुनते सुनते गहरी नींद में प्रवेश कर जाएं और अपनी सारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल थकान को भूल जाएं। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके दोस्त या परिवार के किसी भी सदस्य को रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। गहरी नींद में प्रवेश करने से पहले कमरे का माहौल बना लें। अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दें। अपने बेड पर कंफर्टेबल होकर आराम से लेट जाएं। अपने पलकों को धीरे से बंद हो जाने दें। आप जिस भी पोजीशन में सोना पसंद करते हैं आप उस पोजीशन में लेट सकते हैं। कहानी का शीर्षक है तूफान में कामयाबी। लेखक है शांतनु भौमिक। मुझे तूफान की तेजी बहुत पसंद है। ये कुदरत का अद्भुत नजारा होता है। तूफान अपने गुजर जाने के बाद एक अद्भुत रोशनी छोड़ जाता है। इसीलिए मैंने तूफान के गुजरने के बाद टहलने का इरादा किया। आसमान सम्मोहक था। साफ हवा की खुशबू आश्चर्यजनक थी। ऐसा लग रहा था पेड़ की पत्तियां धोई गई हों और उन पर पड़ी पानी की बूंदें मानो गिरने वाली हों, पर वे गिरती नहीं थीं, वे बस झूलती रहती। उनकी चमक क्रिसमस पेड़ पर लगी रोशनियों की तरह थी। ये सब पेड़ों को क्रिसमस पेड़ की तरह बना रहे थे। टहलने के दौरान मैंने देखा कि कुछ बच्चे भाग रहे हैं और उनके पीछे एक बूढ़ा आदमी था जो काफी गुस्से में था। बूढ़ा आदमी उन पर बुरी तरह से चिल्ला रहा था और दो लड़के और एक छोटी लड़की सड़क पार अपने पीछे एक बैग खींचते हुए खरगोश की भांति दौड़ रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मामला क्या था। मैंने इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं ली और टहलता रहा। बच्चे भागते हुए एक गली में गायब हो गए। कुछ मिनटों बाद मैंने बच्चों को फिर से देखा। वे तूफान की वजह से सड़क पर गिरे आमों को बटोर रहे थे। अब मैं समझ गया कि वो आदमी उन पर गुस्सा क्यों था। वे बच्चे शायद उस सड़क पर गिरे आमों के पीछे थे। मैं भी बचपन में ऐसा ही करता था। फर्क इतना था कि बच्चे सड़क से आम इकट्ठा कर रहे थे और मैं और मेरे दोस्त आम बटोरने जंगल में जाया करते थे। इसीलिए कोई गुस्से में बूढ़ा व्यक्ति हमारे पीछे नहीं होता था। मैंने देखा कि वे बच्चे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रहे थे। उनमें से एक बच्चे ने समझ लिया कि मैं उन्हें देख रहा था। वो थोड़ी देर के लिए घबरा गया, लेकिन फिर उसने मुझे नजरअंदाज करने का सोचा और सड़क से आम उठाने लगा। मैं उनके पास गया और पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? चौंकते हुए दोनों लड़कों ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन एक छोटी लड़की ने थोड़ी देर बाद कहा, हम आम इकट्ठा कर रहे हैं। शायद दोनों लड़के उसके बड़े भाई थे। उन्हें उसका मुझसे बात करना पसंद नहीं आया। उनमें से एक लड़के ने पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम मालिक से हमारी शिकायत करोगे? नहीं, मैं क्यों ऐसा करूंगा? तुम तो सड़क पर गिरे हुए आम उठा रहे हो, किसी के पेड़ से थोड़ी चुरा रहे हो। मैंने उनका पक्ष लेते हुए जवाब दिया, जिससे उनकी चुप्पी टूट सके। ऐसा ही हुआ। ये बात उस बूढ़े आदमी से कहने की कोशिश कीजिए जो अभी हमारा पीछा कर रहा था, दूसरे लड़के ने कहा। मैं मुस्कुरा दिया और उन्होंने आम इकट्ठा करना जारी रखा। सभी आम अच्छे आकार के नहीं थे। आखिरकार वे पेड़ से कंक्रीट पर गिरे थे।
उनमें से कुछ पर खरोंचे तो कुछ में दरारें आ गई थीं और बाकी 2 टुकड़ों में बट गए थे। बच्चों ने सभी आमों का परीक्षण किया जो उन्हें मिले। यदि वो अच्छा होता तो अपने बैग में रख लेते, यदि अच्छा नहीं होता तो उसे फेंक देते और अगले पेड़ की तरफ चल देते, फिर अगली पर, जब तक कि अगली सड़क पर जाने का समय नहीं आ जाता। मैं भी उनके साथ चलने लगा, लेकिन मैं थोड़ी दूरी बनाकर चल रहा था ताकि ऐसा न लगे कि मैं बच्चों का साथी हूँ। मैं चिंतित था कि अगर कोई दूसरा बूढ़ा आदमी अपने घर से बाहर आ गया और उनका पीछा किया, बच्चे जल्दी में भाग जाएंगे, पर वो मुझे कहाँ छोड़ जाएंगे। यदि मैं उनके साथी के रूप में पकड़ा गया तो ये मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक होगा। इसीलिए मैं सावधान था कि मैं उनके इतने नजदीक ना जाऊं कि यदि वे पकड़े जाएं तो मुझे उनके साथ शामिल होने से इनकार करना पड़े। इस बीच मैंने महसूस किया कि बच्चे मुझ पर भरोसा करने लगे थे। वे जानते थे कि मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर बताना होता तो अब तक बता चुका होता। अचानक छोटी लड़की ने ध्यान दिया कि तूफान के कारण अमरूद के पेड़ से अमरूद भी टूट गए थे। उसने उन्हें भी उठाना शुरू कर दिया। उसने देखा कि कोई खरोच या दरार तो नहीं, फिर अच्छे अमरूद रख लिए और बाकी फेंक दिए। समय बीतता गया और क्योंकि हम सड़क से गए थे, मैंने खुद को एक पहरेदार के रूप में पाया। मैं नहीं जानता था कि ये कार्य कब से शुरू हुआ, लेकिन मैं इस विचार के साथ खुश था जब तक कि मैं परेशानी में नहीं आता। मैं स्वीकार करता हूँ कि ये काफी करीबी मामला था और मैं चुपचाप हल्के खतरे का आनंद उठा रहा था। इसने मुझे मेरे बचपन की याद दिला दिए, लेकिन मेरे जैसा सभ्य आदमी के लिए इस कार्य में सड़क पर रहने वाले शैतान बच्चों का साथी दिखना थोड़ा अजीब था। इसीलिए मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं उनके साथ ना दिखूं, विशेष रूप से उनके सामने जो मुझे जानते थे। उन बच्चों से बात करने या उनके साथ चलने में कोई समस्या नहीं थी जब वे सड़क पर जा रहे थे, लेकिन जब वे फल उठाते मैं उनसे अलग हो जाता। मैंने उनके बैग को देखा और महसूस किया कि उसके पास जरूरत से ज्यादा फल है, फिर भी वे और ज्यादा फलों की खोज कर रहे थे। मैंने दूसरी अजीब चीज गौर की कि उन्होंने बैग से एक भी आम या अमरूद नहीं खाया था। मुझे स्पष्ट रूप से याद है, जब मैं बचपन में इस प्रकार घूमता था तो मैं और मेरे मित्र कुछ आम अपने बैग में रखते थे, उनमें से कुछ खाते थे और कुछ आधे खाए जंगल में फेंक देते थे। लेकिन ये बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। मैंने कहा, तुम्हें नहीं लगता इतने फल तुम लोगों के लिए काफी हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। कुछ क्षण बाद छोटी लड़की ने कहा, हम ये अपने लिए नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, हम ये फल बेचेंगे। बड़े भाइयों में से एक ने उसे कोनी मारी। ये सबूत था कि वे अपनी योजना को मेरे सामने खोलना नहीं चाहते थे। हम इनको बेचकर अपनी माँ के लिए कोई उपहार लेंगे। आज उनका जन्मदिन है। पूरी सुबह हमने यही सोचने में बिता दी कि हम उन्हें क्या उपहार दे सकते हैं, लेकिन जब तक तूफान आ गया हम किसी निष्कर्ष पर ही नहीं पहुंच सके। तब मेरे भाइयों में से एक के दिमाग में गिरे हुए आमों को उठाने और बेचकर पैसे से उपहार खरीदने का विचार आया। मुझे बच्चों की इस बात ने बहुत प्रभावित किया कि वे अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं, और अभी भी मेरे बचपन की यादें इस कटु वास्तविकता से कहीं अलग थी। छोटी बच्ची अपने भाइयों को देखने और आम उठाने उनके पीछे गई। मैं वहीं खड़ा रहा, उस सूचना का विश्लेषण करते हुए जो मुझे अभी अभी प्राप्त हुई थी। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि कितनी तेजी से चीजें बदल सकती थीं। कुछ क्षण पहले ये बच्चे खुश और उत्तेजित दिख रहे थे। वे सभी सार्वभौमिक बचपन की मूर्ति लग रहे थे,
लेकिन अब वही बच्चे दुखी और खिन्न लग रहे थे। एक वास्तविकता का सार जो हम में से अधिकतर लोग नहीं देखते या देखना नहीं चाहते। और यहाँ तक कि जब इस प्रकार की स्थिति हमारे समक्ष आती है तो हम उससे किनारा कर लेते हैं। वे सभी छोटे बच्चे थे। सबसे बड़ा शायद 10 साल का था, सबसे छोटा 8 साल का रहा होगा, छोटी बच्ची 6 साल से ज्यादा की नहीं रही होगी। ये आम इकट्ठा करके बाजार में बेचकर उससे माँ के लिए उपहार खरीदने की उम्र नहीं थी, लेकिन मैं क्या कर सकता था? अगर मैं उन्हें पैसे देता तो ये उनका अपमान होता, न केवल उनका बल्कि उनके उद्देश्य का भी। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ किया, उनके साथ बस चलता रहा। कुछ और सड़कों को पार करने और अधिक आम व अमरूद इकट्ठा करने के बाद बच्चों ने निर्णय लिया कि अब पर्याप्त फल हो गए, तो वे बाजार की तरफ चल दिए। अभी तक की यात्रा में मैं उनके साथ था, इसलिए मैंने थोड़ा और रुकने का निश्चय किया ताकि उनके प्रयासों की पराकाष्ठा को देख सकूं। वे जानते थे कि अपने बाजार में फल नहीं बेच सकते थे क्योंकि स्थायी विक्रेता आपत्ति करेंगे। इसीलिए उन्होंने बाजार में सड़क किनारे एक दुकान लगाने की सोची। मैंने देखा कि उन्होंने बैग को सड़क के किनारे रख दिया, घास पर फलों को उड़ेल दिया और गुणवत्ता व आकार के आधार पर आम तथा अमरूद को बांटा और बैग पर सावधानी से उनके ढेर लगा दिए। वहां 2 प्रमुख ढेरियां थीं, एक अमरूद की और एक आम की। अमरूद का ढेर अधिकतर सामान्य था, लेकिन आम के ढेर में कई प्रकार और आकार के फल थे। वो एक विषम मिश्रण था और इसलिए उनका मूल्य कम था। फिर भी लोग दाम के लिए उनसे मोल भाव कर रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि लोग कैसे इतने छोटे बच्चों से मोल भाव कर सकते हैं। मुझे उन बच्चों के लिए नहीं, बल्कि जो लोग मोल भाव कर रहे थे उनके लिए आशाहीनता और दुख महसूस हुआ। मेरी नजर में बच्चे हीरो थे। कीमत कम होने के कारण फल बहुत जल्दी बिक गए। अब केवल कुछ ही आम बचे थे। वे इतने कम थे कि लोग उन्हें देखने को भी नहीं रुकते थे। बच्चे अपने स्टॉक को जितना जल्दी हो सके बेचने के लिए परेशान थे, क्योंकि उन्हें अपनी माँ के लिए उपहार खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता थी और शाम भी लगभग खत्म होने को थी। मैंने उन सभी को खरीदने के लिए आगे बढ़ने को सोचा और कहा, अच्छा, मुझे भी कुछ आम की आवश्यकता है, ये कितने के हैं? छोटी बच्ची मुझे देखकर मुस्कुराई और बच्चे जोड़ भाग में लग गए। फिर उन्होंने कहा 8 रुपए के। मैंने एक 10 रुपए का नोट निकाला और उन्हें दे दिया। तुरंत ही मुझे छुट्टे पैसे देने के लिए उन्होंने बैग खंगालना शुरू किया। चिंता मत करो, छुट्टे पैसे रखो, मैंने कहा, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया और मुझे 2 रुपए का सिक्का दे दिया। तो क्या तुमने निश्चित कर लिया कि तुम क्या उपहार अपनी माँ को देना चाहते हो? मैंने पूछा। लड़कों ने अपनी बहन को घूरना शुरू किया। ये उनका रहस्य था, वो उसे अपने तक रख न सकी। उस क्षण मुझे ऐसा लगा कि मैंने उनके विश्वास को धोखा दिया। ये अजीब था। अंत में लड़के ने कहा, हमने अभी तक निर्णय नहीं लिया है। हम पैसे गिन लेंगे, तब देखेंगे कि हम क्या खरीद सकते हैं। उन्होंने अपने बैग से सारे पैसे निकाल दिए और गिनना शुरू किया। वो 100 रुपए से कुछ अधिक थे। उन्होंने एक दूसरे को इस तरह से देखा मानो कह रहे हो कि ये उम्मीद से ज्यादा हैं। लंबे समय तक वे किसी अर्थपूर्ण निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, जब तक कि छोटी बच्ची ने एक छाता बेचने वाले की तरफ इशारा नहीं किया। वो पानी से भीगी सड़क पर अपने ग्राहक को ढूंढने के लिए इधर से उधर भटक रही थी। माँ ये छाता इस्तेमाल कर सकती है, वो हमेशा घर भीगती हुई वापस आती है, छोटी बच्ची ने सुझाव दिया। उसके भाई उससे सहमत हो गए। मैं वही खड़ा देख रहा था।
वे दौड़कर उस छाता बेचने वाले के पास पहुंचे और विभिन्न आकार और रंग वाले छातों में से अपनी पसंद का छाता खोजने लगे। पर वो छोटी बच्ची एक सुंदर सफेद छाते से चिपक गई जिस पर लाल रंग के फूल बने हुए थे। उसने उस ओर इशारा किया और कहा, मुझे ये चाहिए। लेकिन वो छाता उसके पास एकत्र हुए पैसों से ज्यादा का था। छाते वाली ने कम पैसों के कारण छाता देने से मना कर दिया, लेकिन समझने को तैयार ही नहीं थी। तब उसके भाइयों ने भी उस बच्ची को मनाने की कोशिश की, लेकिन आप किसी 6 साल की बच्ची से कितनी बहस कर सकते हैं जबकि वो रोने की कगार पर हो। मैं वहां सिर्फ खड़ा रहकर ये सब नहीं देख सकता था। बच्चे छाता बेचने वाली के सामने खड़े थे और उनके शरीर का पिछला हिस्सा मेरे सामने था। मैंने अपनी जेब में से 50 रुपए का एक नोट निकाला और छाता बेचने वाली के सामने लहराया। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने अपनी उंगली को मुंह पर रखा और उससे भी चुप रहने का इशारा किया। वो समझ गई कि मैं क्या चाहता हूँ। उसने उन बच्चों को उनकी पसंद का छाता दे दिया और जितने पैसे वे दे सकते थे उनसे ले लिए। जैसे ही बच्चे अपने तोहफे के साथ उसके रास्ते से हटे, छाता बेचने वाली धीरे से मेरी तरफ आई और मेरे हाथों से 50 रुपए का नोट लेकर चली गई। मैं जानता हूँ जो मैंने किया उसे कुछ लोग दया कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे लगता है वे बच्चे मेरे प्रति दयालु थे। पैसे का मूल्य क्या है? ये सिर्फ एक छपे हुए कागज का मूल्य था। मेरे लिए 50 रुपए के नोट की कीमत एक चॉकलेट का टुकड़ा या चिप्स का एक पैकेट था या एक प्लेट नूडल्स। लेकिन इन बच्चों के लिए वही 50 रुपए का नोट अपनी माँ के प्रति लगाव जताने का एक जरिया था कि वे अपनी माँ को कितनी परवाह से प्यार करते हैं। उन्होंने मेरे 50 रुपए की नोट की कीमत लाखों गुना बढ़ा दी थी। कौन जानता है कि उनकी माँ ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी होगी जब उन्हें उनका जन्मदिन का उपहार मिला होगा। हो सकता है वे रोई हो। इसकी कीमत लगाना उसकी खुशी के आंसुओं का अनादर करने जैसा होगा। उस दिन के बाद मैं जब भी उस बाजार से निकलता उन बच्चों की खोज इस उम्मीद में करता कि अब वे मुझे सड़क पर दोबारा फल बेचते नहीं दिखेंगे। मैंने उन्हें दोबारा फिर कभी नहीं देखा। आशा करती हूँ आप गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हैं। गहरी नींद ने आपको अपने आगोश में भर लिया है। आपका चेतन मन शांत और पूरी तरह से शांत है और आराम कर रहा है। अवचेतन मन अपना काम बहुत ही शांति से बखूबी कर रहा है। शरीर अपना कार्य बखूबी कर रहा है। आप गहरी नींद में हैं। आप गहरी नींद में हैं। आप गहरी नींद में हैं। शुभ रात्रि।